अच्छा देख, सबसे पहले ना देख, अभी हम लोग लाइट सेल बना रहे हैं। EC2 इसलिए नहीं बना रहे, एक एक करके जाएंगे। लाइट सेल पे सीख लोगे ना चीज़ें। लाइट सेल में और EC2 में फ़र्क ये, EC2 जो है ना आपका इलास्टिक क्लाउड कंपनी है, समझ रहे। लाइट सेल में एक बार आप अगर इंस्टेंस ले लोगे ना तो उसको फिर अपग्रेड नहीं कर पाते आप। ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से EC2 में बहुत वैरायटी मिलती है आपको। बहुत बड़े बड़े इंस्टेंस जो होते हैं ना वो भी आप बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग लाइट सेल पे चले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइट सेल का वो है। सबसे पहले हमें इंस्टेंस क्रिएट करना है। यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट पे करा हमने क्लिक। ठीक है, अब एक चीज़ ये होती है कि आप बने बनाए, मतलब वो होते हैं ना जो बनी बनाई बिल्ड्स होती है, इमेजेस होती हैं। और फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो जो मेरा इंस्टेंस होगा ना उसके अंदर एनजीनिक्स भी इंस्टॉल होगा। अब ये देखो जेंगो के लिए भी दिया हुआ, लेकिन सबसे अच्छा रहता है कि यार मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह ना खुद मैनेज करूँ। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं। उबंटू दिया हुआ है, सही है। डेबियन दिया हुआ होता है, डेबियन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं उबंटू 20 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आगे जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना फिर अमेजोन लिनक्स पे भी जाएंगे, फिर इसको भी देख लेंगे। मतलब एक एक करके ना 3 को तो देखेंगे हम लोग। बाकी ये है कि सबसे पहले उबंटू हम लोगों ने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कोई इनिशियल स्क्रिप्ट आपको रन करनी है, मतलब बोला नहीं है रन करनी मुझे। ठीक है, चेंज की पेयर। सबसे पहले यहाँ पैकेज देख कौन कौन से। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस दिए हुए हैं। ये शुरू के 3 जो है ना, ये 3 महीने तक कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे तेरे से, समझ रहा। भले ही तू कितना भी चला ले, इसमें कोई मसला, मतलब एक लिमिट होगी इसकी भी। जैसे 2 GB रैम, 1 कोर प्रोसेसर है। ठीक है, आगे जाएगा आगे और हाई हाई लेवल पे चीज़ें दी हुई। ठीक है, तो अभी मैं ये काम करता हूँ, $10 वाला ना 3 मंथ के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये इधर पूछ रहा होता है कि कितने इंस्टेंस बनाना है। अगर मैं यहाँ 2 लिखूँगा ना 2 बना देगा ये। फ्री में नहीं बनाता, एक ही फ्री में चलता है। अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ना कि तुम्हारा जो आइडेंटिफायर होगा ना ये होगा, इससे पहचान लोगे तुम तुम्हारा कौन सा। बाकी अभी मैं की वैल्यू कुछ भी नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट इधर ही से तेरे को लॉगिन करके दिखाऊंगा। वरना अगर यहाँ से भी तो वो नहीं की क्रिएट करता है, यहाँ से भी कर सकता, मैं तुझे डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेंडिंग आ रहा है ये देख। जब ये हो जाएगा ना, ये लिखा हुआ आ जाएगा, रेडी कोई स्टेटस लिखा हुआ आता है इसमें ना, उसके बाद ये होगा, फिर चला सकते हैं। जब भी पेंडिंग के बाद आ भी जाए ना रेडी, 2-3 मिनट बाद ही कनेक्ट करो। जब तक मैं और चीज़ें बता दूँ तो नहीं, नेटवर्किंग का मॉड्यूल है यहाँ पे, सारी नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ें होंगी। अब स्टैटिक आईपी, लोड बैलेंसर, डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैटिक आईपी का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका लाइट सेल है, मतलब आपका VPS सर्वर है। जब आप इसको बंद करके खोलोगे ना, इसकी आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगी हर बार। तो जब प्रोडक्शन लेवल पे हम जाते हैं इस तरीके से नहीं होता ना, क्योंकि हमने अपनी आईपी एड्रेस पे डोमेन बाइंड किया हुआ होता। तो मैं तो नहीं चाहूँगा मेरी आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो, फिर मैं पॉइंट करूँ, फिर तुम्हें पता है वो SSL के सर्टिफिकेशन वगैरह, वो बहुत टाइम। स्टैटिक आईपी क्या होती है, स्टैटिक आईपी एक स्टैटिक आईपी AWS वाले दे देते हैं और उसके थोड़े से पैसे चार्ज करते हैं। इस तरीके से लोड बैलेंसिंग वगैरह ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, बाद में हम लोग इसको भी कवर करेंगे। और अगर डोमेन वगैरह बाइंड करना है, ये डोमेन से रिलेटेड वही नहीं DNS वगैरह दिया होता है, वो सारी चीज़ें दिए हुए। बाकी कंटेनर तो अभी हम लोग नहीं, अब देखता हमारा ये देखो रनिंग लिखा हुआ है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से आके ना, यहाँ से देखो रिबूट का भी ऑप्शन दिया हुआ। अब देखो मैं स्टॉप करके इसको दोबारा करूँगा ना, इसकी आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी तो मैं सिंपल कनेक्ट करता हूँ उसको। स्टॉप रीस्टार्ट पे नहीं चेंज होती, स्टॉप पे ही होती है। लोग स्टॉप करोगे फिर आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगी, ये तो बता रहा हूँ। वहाँ पे भी होती है EC2 पे भी होती है। जब अबे तो ये लोग पैसे कैसे कमाएंगे, अगर सेम आईपी एड्रेस रख देंगे तो फिर बाद में लोग कौन स्टैटिक आईपी लेगा। स्टैटिक आईपी का कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करते हैं लोग। ठीक है, हमारा ये हो रहा है, ये रिमोट सर्वर क्लोज कनेक्शन। इसमें पता है SSH की पोर्ट नहीं खुली होगी। हम सबसे पहले नेटवर्किंग पे आते हैं। नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गए हम लोग, तो ये मैनेज पे गए हम लोग। ये थोड़ा थोड़ा ना कभी कभी टाइम लग जाता है कनेक्ट करने में, तो कोई वो वाली मसला नहीं कि नहीं हो रहा कनेक्ट। सही है, अब देखो मेरी पोर्ट 80 वैसे भी खुली हुई है। अब मैं फिर भी ना HTTPS वगैरह की पोर्ट भी खोल दे रहा हूँ जब आया ही हो तो। ये देखो एक HTTPS की पोर्ट खोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया। अब जेंगो भी हम लोग पढ़ेंगे ना, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, TCP की भी एक बोल देता हूँ, 8000 कर देता हूँ। ठीक है, ये 2 पोर्ट मैंने खोल दी।
और अब एक काम करते हैं, दोबारा कनेक्ट करके चेक करते हैं। कभी कभी लगता है टाइम बनने के बाद ना तो थोड़ा सब्र रखो, हो जाता है। देखो हो गया कनेक्ट, पहले लग रहा था ना टाइम। कभी भी ऐसा हो ना थोड़ी देर छोड़ दो, जब नया इंस्टेंस बनता है ना वो अपनी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर रहा होता है, लगता है टाइम। सही है, सबसे पहले आने के बाद ना इसमें मैं रूट यूज़र में कन्वर्ट हो रहा हूँ। वैसे बेस्ट प्रैक्टिस यही है, आप अपने रूट यूज़र में नहीं आओ तो अच्छा है, क्योंकि रूट यूज़र में कोई ऐसी कमांड है ना जो नहीं चलानी थी आपने चला दी, कि तो वो एक बार पूछता है। आप अगर नॉर्मल यूज़र में हो तो ना, सबसे पहले ऐप गेट अपडेट चलाता हूँ मैं, जैसे चलाते सब। अब सबसे पहले ना हम लोग ये करेंगे, जब भी सर्वर हम लोगों ने सेटअप कर लिया, सिक्योरिटी ग्रुप्स का भी हम लोगों को थोड़ा पता चल गया ना, अब हम ये करेंगे कि अपने जो सर्वर है ना उसके अंदर या तो अपाची डाल दो या तो एनजीनिक्स डाल दो। दोनों ही वेब सर्वर अच्छे हैं, लेकिन एनजीनिक्स का सिंटैक्स हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग से काफ़ी रिलेट कर पाते हैं ना, इसलिए मैं एनजीनिक्स ही प्रेफर करता हूँ यूज़ करने में। सही है, ऐप गेट इंस्टॉल, ये एनजीनिक्स कर दो। सही है, ये वाई कर दो, ये एनजीनिक्स इंस्टॉल हो रहा है। जैसे इंस्टॉल होगा ना, एक मैं इसकी वो बताता हूँ किस तरीके से आप चेक करोगे। अच्छा, ये डिपेंड करता है नेट के ऊपर। AWS पे वैसे नेट अच्छा चल रहा होता है ना तो काफ़ी जल्दी हो जाती हैं चीज़ें। हम अगर यही चीज़ अपने लोकल सर्वर पर करने बैठेंगे ना, थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखो हो गया सिस्टम CTL। सिस्टम CTL क्या है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। सिस्टम CTL जितने भी हमारी जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसका स्टेटस देखना, उसको एनेबल डिसेबल इस तरीके से यूज़ करें। अब मैं एनजीनिक्स का स्टेटस चेक करना चाह रहा हूँ, रनिंग में या नहीं है। सही है, रनिंग में। अब मैंने क्या किया, IP एड्रेस इधर ही से कॉपी कर ले, इधर भी शो कर रहा है, ये इधर नहीं भी शो कर रहा तो इधर से कॉपी कर लो, ये रहा। हर इंस्टेंस की 2 IP एड्रेस होती है, एक पब्लिक होती है एक प्राइवेट होती है। ये देखो लिखा हुआ है, एक पब्लिक होती है एक प्राइवेट होती है। अब अगर मैं इसको यहाँ जाके पेस्ट करूँ ना, तुम देखोगे एनजीनिक्स लिखा हुआ आ रहा है। अब ये इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट 80 को ना जाके खोला हुआ। सही है, अगर नहीं करूँगा ना मैं, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ यहाँ से आके नेटवर्किंग पे, पोर्ट 80 जो है ना उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट कर दिया। अब इसको रिफ्रेश करूँगा ना, अब मसला करेगा, बोलेगा कनेक्ट नहीं है। ये देखो मसला कर रहा है, कनेक्ट नहीं है। क्यों, जितनी भी ये पोर्ट्स होगी ना, ऐसा नहीं होता सारी पोर्ट्स खोल देंगे। सारी पोर्ट्स खोलना सही थोड़ी है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। अब ये देखो एक तरीके से चला गया, मतलब नहीं कर रहा रिस्पॉन्ड। तो दोबारा रूल में आया मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके HTTP सेलेक्ट कर लो। HTTP का मतलब होता है पोर्ट 80, HTTPS का मतलब होता है अपना अल्लाह भला करे 443 की पोर्ट होती है HTTPS। बाकी जो फेमस पोर्ट्स हैं ना, जैसे पोस्टग्री सेलेक्ट करूँगा 5432 हो जाएगी। इसी तरीके से MySQL सेलेक्ट करूँगा तो उसकी अलग है 3 और कुछ करके। तो यही सारा सीन है इसमें। अभी अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ठीक है, जब हम लोग ये पढ़ लेंगे ना लाइट सेल, इसमें जो जो चीज़ें यूज़ हो रही है ना, तकरीबन वही कॉन्सेप्ट वहीं पे भी, वहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। ये देखो यहाँ पे, अब ये देखो आ गया फ़ौरन, जैसे सिक्योरिटी ग्रुप एनेबल किया आ गया। तो अभी हम लोगों ने सिंपल क्या किया, हमने लाइट सेल को बनाया, सिक्योरिटी ग्रुप को खोला है और एनजीनिक्स को इंस्टॉल किया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये करना चाह रहा हूँ कि मैं अपने इंस्टेंस को ना सिर्फ इसी के थ्रू कनेक्ट नहीं कर पाऊँ। होता है ना जैसे कि भाई मैं कहीं और बैठा हूँ और मैं अपना AWS का अकाउंट खोलना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट मतलब अपने टर्मिनल के थ्रू ना SSH को कनेक्ट कर सकूँ। तो उसके लिए क्या होगा, बंद कर दिया था क्या मैंने? हाँ बंद हो गया लग रहा है। चलो दोबारा कनेक्ट कर लेते, कोई इशू नहीं। यहाँ से आएंगे हम लोग, कनेक्ट पे जाएंगे, कनेक्ट कर लेते हैं दोबारा इसको। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने सिंपल विंडोज़ के या कोई भी अपना वड्डू के टर्मिनल से ना इसको एक्सेस कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैं रूट यूज़र में चले जाता हूँ। सही है, अब सबसे पहले पता मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, vim/etc/SSH। हाँ मतलब पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में एनेबल करना चाह रहा हूँ अपने उसके अंदर ना। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे इधर ढूंढना पड़ेगा, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को यस करना पड़ेगा। आई दबाऊंगा, इंसर्शन मोड में आ जाऊंगा। ठीक है, अब ये देख, अब अगर तू चेक करे ना, परमिट रूट लॉगिन लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग को यस करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इसको यस किया। और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन का भी एक फ्लैग होता है, उसको भी लाजमी यस करना पड़ेगा।
ठीक है, ये दोनों ईजिली तुम्हें मिल जाएंगे। ऊपर में थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रॉल ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। फिर मैं सेव के लिए स्कैप शिफ्ट कॉलन WQ दबाऊँगा। SSH रीस्टार्ट करेंगे। हाँ 1 मिनट रुको, ये कुछ मसला हुआ। अच्छा इंटर, ठीक है मैंने ये सेव कर दिया, फाइल राइट हो गई है। सही है, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे SSH को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो SSH को रीस्टार्ट करने का तरीका क्या, सर्विस SSH रीस्टार्ट, यही है ना। ठीक है, मैंने अपने SSH को रीस्टार्ट किया। मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ अपने इंस्टेंस का, पास WD। ठीक है, मैंने अपना एक पासवर्ड रख दिया, पासवर्ड अपडेट हुआ। अब मैं काम करता हूँ, अपनी IP एड्रेस को ना कनेक्ट करके देखता हूँ। ठीक है, IP एड्रेस से कनेक्ट हो जाएगा टर्मिनल। नहीं, पब्लिक से कनेक्ट होता, प्राइवेट से नहीं कनेक्ट। SSH रूट @ और मैंने तुम्हारे ये IP एड्रेस को यहाँ पे डाला। ठीक है, अब ये देखो आ गया है, सबसे पहली बार आएगा। सिर्फ यस करा तुमने, जो भी पासवर्ड था वो डाल दिया। ठीक है, अब ये तुम्हारा आ गया। देखो अब यहाँ से, अब तुम भले से लाइट से लॉगिन हो ना हो, तुम्हारा हुआ। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने Nginx सर्वर को कॉन्फ़िगर करा है, SSH को थ्रू टर्मिनल के लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ होती है, डॉकर इंस्टॉल करने के लिए लोग बड़े डॉक्यूमेंटेशन वगैरह फॉलो कर रहे होते हैं। अब अगर मैं लिखूँ ना, ये देखो डॉकर, ये खुद बता रहा होता है क्या करना है। ये देखो, ये वाला कमांड उठा के चला दो, सिंपल। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं क्योंकि बड़ी होती हैं चीज़ें। और ये आपका उधर चल रहा है ना AWS पे, यहाँ पे नेट तो तुम्हें पता बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ तो और ज़्यादा जल्दी हो जाएगा ये काम। ठीक है, अगर डॉकर में कोई मसले वगैरह आ रहे हैं, इनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी बनी वो 1.2 के रिलेटेड, वो भी फॉलो कर सकते हैं। मैं पहली बार इससे कर रहा हूँ, वरना मैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन से करता हूँ इंस्टॉलेशन हमेशा। इसमें तो बहुत बड़ा तरीका लिखा हुआ, देखते ना क्या फ़र्क है इसमें। ठीक है, ये देख डॉकर इंस्टॉल हो गया। सही है, एक ही कमांड से हो गया। अब इतनी बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन तुम लोग यहाँ जाके फॉलो करते हो, लिखते हो इंस्टॉल, ठीक है, और वहाँ पे लिख रहे हो तो तुम कुछ भी लिखते हो, वो बड़े से 5-6 स्टेप तो बताते ही बताते। लेकिन इसमें डॉकर कंपोज नहीं हुआ होगा जहाँ तक मुझे लगता है, नहीं हुआ होगा। देखो उसकी भी कमांड बता रहा है। ये सारे एरर पता है मैं यहाँ पे इसलिए रिजॉल्व करूँ, तुम लोग के पास ये एरर आए ना, तुम लोग भी साथ के साथ यहीं पे रिजॉल्व करो। सही है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इतना भी नहीं लेगा, थोड़ा लेगा। ठीक है, हम लोगों ने अपना डॉकर पूरा समझ एक तरीके से कर दिया। अब अगर मैं इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है डॉकर PS कर लो। अगर आपका डेमन नहीं चल रहा होगा ना, तो PS को मैं वो नहीं करेगा। देखो डॉकर PS, सही है। अब अगर मैं डॉकर -कंपोज और -v लिखूं तो इसका भी वर्जन आएगा। कंपोज की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो अभी आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। आज हम लोगों ने देखा सर्वर बनाते कैसे, सिक्योरिटी ग्रुप को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वेब सर्वर क्यों डाला है Nginx। ठीक है, हम लोगों ने डॉकर क्यों इंस्टॉल किया। ठीक है, जो मेन चीज़ें ना एक सर्वर को करने के लिए, ये चीज़ें लाजमी चाहिए, वो चीज़ हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये करेंगे, एक जेंगो का जो प्रोजेक्ट होगा ना, उसको मैनुअली डिप्लॉय करेंगे, डॉकर के थ्रू डिप्लॉय करेंगे, डॉकर कंपोज के थ्रू डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, फिर उसमें क्या क्या चीज़ें और होती है ना, वो चीज़ डिस्कस कर लेंगे।